गोपुरम या मंडप, जिसका जिक्र पूर्व में किया जा चुका है, ये जो इतने विशालकाय बनते थे, ये भी एक तरीके से प्रदर्शन का ही जरिया था, राजा की शक्ति का द्योतक था। गोपुरम और मंदिर के बीच की बहुत बड़ी दूरी होती थी और जितने विशालकाय गोपुरम, ऐसा परिलक्षित करने की कोशिश की जाती थी उतना ही अहम शासन, सत्ता, शक्ति इन राजाओं की। तो इस प्रकार गोपुरम और मंडप, इनकी विशालता, इनकी संरचना राजकीय सत्ता का द्योतक थी और वो भी इसमें शामिल है। गोपुरम, जैसा मैंने बताया कि बहुत दूर से ये संकेत दे देते थे कि आगे मंदिर है और इनकी विशालता और इनका जो प्रदर्शन था वह सत्ता का परिचायक था, तत्कालीन सत्ता का द्योतक था, शक्ति का द्योतक था। इसके साथ ही ये भी हमको जानना होगा कि गोपुरम ही विशाल, मंडप विशाल और इनकी विशालता इतनी कि जो मंदिर का वास्तव में जो देवालय था, मंदिर का जो केंद्र बिंदु होता है वो देवालय होता है। देवालय, तो जो देवालय था वो देवालय की दीवारें इन गोपुरम और मंडपों के सामने, उनकी भव्यता के सामने बड़ी बौनी लगती थी, बहुत छोटी दिखती थी। तो हम समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार तत्कालीन राजाओं ने, विजयनगर के शासकों ने धर्म और धर्म से जुड़े हुए मंदिर का उपयोग अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए किया, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए किया और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए भी किया। धर्म भी एक जरिया था अपने शासन को मजबूत बनाने का, उसकी मजबूती को सुनिश्चित करने का। ये मात्र केवल स्थापत्य कला के उदाहरण नहीं थे। मंदिर बनाकर ये राजा केवल सौंदर्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। सौंदर्य तो एक निश्चित रूप से एक बिंदु रहा ही होगा, लेकिन इसकी विशालता, इसका जो आकार है, इसकी जो संरचना है, वह इस रूप में की गई हैं जिससे ये साफ प्रदर्शित होता है कि तत्कालीन राजाओं ने धर्म का उपयोग और मंदिरों का उपयोग अपनी ताकत, अपनी शक्ति के प्रदर्शन में किया होगा। विद्वान इतिहासकारों के मतानुसार ये जो गोपुरम जो बनाए जाते थे, ये शासकों की शक्ति एवं उनकी साधन संपन्नता के परिचायक थे। विशाल गोपुरम यानी विशाल साम्राज्य की अनुभूति, ये इस बात को याद दिलाते थे कि संबंध शासकों के संसाधन इतने विशाल थे कि वे इतनी ऊंची मीनारें उनके निर्माण के बिना किसी कठिनाई के आवश्यक साधनों, तकनीकी और कौशल को जुटा सकते थे। मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जिन्हें प्रायः मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बनाया जाता था, मंदिर स्थापना के अन्य विशिष्ट अभिलक्षण थे। बड़े बड़े जो हॉल और उसके चारों तरफ जो गलियारे, इसी प्रकार विशालकाय गोपुरम, ये मंडप, ये सब राजाओं की विशालता का भी परिचायक थे। तत्कालीन समाज में धर्म की महत्ता, गोपुरम, मंदिरों की महत्ता, इस पर कुछ जानने के बाद अब हम थोड़ा उन एक दो विशिष्ट मंदिरों की ओर चलते हैं जो उस काल के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत अहम हैं। सर्वप्रथम विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर का निर्माण देवराय II ने किया था, देवराय द्वितीय। इसकी शुरुआत उसने की थी, निर्माण की शुरुआत, और कई दशक तक यह मंदिर निर्मित होता रहा, इसका निर्माण चलता रहा। बाद में कृष्णदेव राय और अच्युत राय ने भी इसके
कंप्लीशन में, इसके पूर्ण होने में अहम भूमिका निभाई। ये विट्ठल मंदिर बहुत विशाल आकार का है, 500 फुट गुणा 310 फुट, इतनी बड़ी चहार दीवार, 500 फीट लंबी और 310 फीट चौड़ी, इतनी इसकी विशालकाय चहार दीवारी। और उसके साथ ही इसमें गोपुरों से युक्त 3 प्रवेश द्वार हैं, यानी 3 गोपुरम। और जैसा बारंबार कहा जा रहा है कि गोपुरम की विशालता उस समय के स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण नमूना है। आप समझ सकते हैं 3-3 गोपुरम किस प्रकार बनाए गए होंगे और तत्कालीन सत्ता का वो कितना प्रदर्शन कर रहे हैं, यह इस बात से स्पष्ट होता है। जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर बीच में स्थित है, 3 भाग हैं, बीच में स्थित है। और जो मुख्य मंदिर जो बीच में है वह विट्ठल रूपी विष्णु भगवान का मंदिर है, इसीलिए इसे विट्ठला मंदिर कहा जाता है। मैं पुनः दोहरा दूं, मंदिर स्वयं जो मुख्य है वह बीच में स्थित है और विट्ठल रूपी विष्णु भगवान का मंदिर है। इसके भी 3 भाग हैं, 3 गोपुरम और 3 भाग। यदि 3 भागों की बात करें तो पहला भाग है जो सामने की ओर है, और सामने की ओर होने के कारण इसे महामंडप कहते हैं, जो एक विशाल हॉल है, बहुत बड़ा खुला हॉल और स्तंभ के साथ खंभों की मजबूती से खड़ा हुआ, खंभों के मदद से खड़ा हुआ। तो इस प्रकार पहला है महामंडप। उसके बाद दूसरा है मध्य में बंद हॉल। बंद हॉल से तात्पर्य यह है कि जो पहला हॉल था वह स्तंभों से था घिरा हुआ, दूसरा हॉल दीवार से घिरा हुआ है और मध्य में है, और इसलिए इसको अर्ध मंडप कहते हैं। ये दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषता थी कि गोपुरम होते थे, महामंडप होते थे, अर्ध मंडप होते थे, फिर देवालय होता था। इसके पीछे ही, अर्ध मंडप के पीछे गर्भगृह, गर्भगृह वह स्थल जहाँ पर भगवान की मूर्ति को रखा जाता था। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि गोपुरम 3, उसके बाद अंदर जाने पर 3 भाग में मंदिर, जिसमें मध्य भाग में सबसे बीच में विट्ठल भगवान का मंदिर, और उसके 3 भाग जिसमें पहला महामंडप, दूसरा अर्ध मंडप और तीसरा गर्भगृह। डोमिंगोस पेस ने इस मंदिर का वर्णन तो इस प्रकार किया है कि मंदिर की बाहरी दीवारों पर नीचे से लेकर छत तक तांबे के पत्र चढ़े हुए हैं। छत के ऊपर बड़े बड़े जानवरों की मूर्तियां बनी हुई हैं, और जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसके अंदर स्तंभों पर तेल से जलने वाले दिए रख दिए गए हैं। ये रखे हुए वहां दिखते हैं, और ये दिए 2500 से 3000 तक हैं जो रात्रि को जलाए जाते हैं। इतनी भारी संख्या में इन दियों को जलाया जाता था। मंदिर के बाहर एक आंगन में सूर्य देवता के लिए ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित रथ बने हुए हैं, और इन पत्थर के रथों के पहिए आज भी घुमाए जा सकते हैं, ऐसा डोमिंगोस पेस ने अपने वृत्तांत में लिखा है। दूसरा मंदिर जो अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है वह है विरूपाक्ष मंदिर, जिसका जिक्र पूर्व में भी किया जा चुका है। विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण था वह कई शताब्दियों तक चलते रहा, बहुत लंबे काल तक इसका निर्माण होता रहा विरूपाक्ष मंदिर का। और जो अभिलेख मिले हैं साक्ष्य के रूप में जिनका हम उपयोग कर सकते हैं इसके निर्माण के बारे में जानने के लिए, तो ऐसा मालूम होता है कि 9वीं-10वीं शताब्दी से ही इसका निर्माण प्रारंभ हो चुका था। 9वीं-10वीं सदी से इसका निर्माण प्रारंभ हो चुका था। और जब विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ
यानी जब इस वंश के लोग सत्ता पे आए तब उन्होंने इसके निर्माण को जारी रखा। इसमें उनकी संरचनाओं में बाद में इसमें कई चीज़ें और जोड़ी, इसका वार्धक्य किया और इनकी संरचनाओं को और बढ़ा दिया, विशाल कर दिया और सबको एक दूसरे से जोड़ दिया। कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, उसने अपने राज्याभिषेक के समय इस मंदिर के मुख्य मंदिर के सामने एक भव्य मंडप का निर्माण कराया। राज्याभिषेक के समय कृष्णदेव राय ने जो सबसे मुख्य मंदिर है उसके सामने एक बहुत भव्य मंडप बनवाया और जो अत्यधिक सुंदर है और चित्रों से उकेरा गया है, यानी इसीलिए वो स्थापत्य कला का एक नमूना माना जाता है, बहुत सुसज्जित है। पूर्वी गोपुरम का निर्माण भी ऐसा माना जाता है कृष्णदेव राय ने ही किया था, यानी इस मंदिर के भी एक से ज़्यादा प्रवेश द्वार हैं, गोपुरम हैं। और जैसा पूर्व में बताया गया, फिर बताया जाता है कि गोपुरम और मंदिर के बीच बहुत दूरी थी और ये दूरी गोपुरम से यह स्पष्ट हो जाता था कि अंदर मंदिर है। इन परिधनों से केंद्रीय दिवाले को, संपूर्ण परिसर को, मतलब ये जो संपूर्ण परिसर जो बनाए गए कृष्णदेव राय ने बनाए या उसके पूर्व भी जो बनाए, कृष्णदेव राय ने जो भव्य मंडप बनाया, ये सब ने, इन सब संरचनाओं ने इस मंदिर की विशालता में इतना वार्धक्य किया कि जो मुख्य केंद्रीय देवालय है वह इन सब के सामने एक छोटे से भाग में सीमित दिखने लगा। इसका क्या मायने हैं, इसके क्या अर्थ हैं कि धर्म के नाम पर मंदिर तो था, देवालय भी था, पूजा अर्चना भी होती थी, लेकिन जहां एक और धर्म के लिए मंदिर बनाए गए वहीं इनकी विशालता, इनकी संरचना, इनमें की गई स्थापत्य कला की कलाकारी इस बात का द्योतक है, इस बात का परिचायक है कि मंदिरों का उपयोग प्रदर्शन के लिए भी किया गया, स्वयं की शक्ति के प्रदर्शन के लिए भी किया गया। मंदिर में कई सभागारों का निर्माण कराया गया था। सभागारों का उपयोग कई तरह के काम के लिए किया जाता रहा होगा, जैसे कुछ सभागारों में संगीत, नृत्य, नाटकों के विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए देवताओं की मूर्तियों को रख दिया जाता था। कुछ अन्य सभागारों में देवी देवताओं के विवाह समारोहों का आयोजन किया जाता था। ये जानने की बात है, उल्लेखनीय है कि इन अवसरों पर विशेष प्रकार की मूर्तियों का उपयोग किया जाता था। ये मूर्तियां छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित जो मूर्तियां थी उनसे भिन्न होती थीं। देवी देवताओं के विवाह की मूर्तियां देवालयों में स्थापित मूर्तियों से अलग ही होती थीं। ये तो हुई बात विरूपक्ष मंदिर की। राजभवन जो हम्पी में एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है, जो हम्पी की स्थापत्य कला का सबसे बेजोड़ नमूना है, उसको तो जो उसमें जो दरबार हॉल बना है, उसमें जो सिंहासन मंच बना हुआ है वह अत्यंत विशाल, और इसका जिक्र पुर्तगाल से आए हुए यात्रियों ने अपने विवरणों में, यात्रा विवरणों में बारंबार किया है। दरबार हॉल और सिंहासन प्रमुख, इसके साथ एक भवन और है जिसे विजय भवन के नाम से डोमिंगो पेइस कहते हैं, जिसे विजय भवन। संभवतः यह भवन कृष्णदेव राय ने अपनी उड़ीसा विजय की याद में बनाया था और इसीलिए ये जो विजय भवन का नाम इसे दिया गया। पेइस
जिसने यहाँ का विस्तृत वर्णन किया है, डोमिंगो पेस ने, उसने ये भी जिक्र किया है कि राजभवन के रख रखाव, देख रेख और राजभवन में रहने वाले शाही परिवार की रक्षा और देख रेख में लगभग 1,20,000 लोग लगे रहते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या और कितना विशालकाय यह भव्य भवन होगा, यह भव्य राजप्रासाद होगा। और इसकी विशालता किस बात का द्योतक रही होगी, किस बात का परिचायक रही होगी। इस राजभवन में महारानी का स्नान घर भी था, इसका भी जिक्र इन यात्रियों के विवरणों से मिलता है। जो मैंने मंच की बात की, दरबार हॉल के बाद एक राजमंच, उसकी विशालता की, ये 3 चरणों पे मंच था। इसके 3 पायदान थे और एक के ऊपर एक क्रमशः ये घटते जाते थे। 3 चरणों में बना हुआ, क्रमशः घटता हुआ, और इनके जो चबूतरे बहुत शानदार हुआ करते थे। राजभवन की दीवारों पर फूल, पत्ती, मनुष्यों की अति सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि विजयनगर हम्पी में स्थापत्य कला के एक से एक उदाहरण हैं और इसका विवरण पुर्तगाल से आए हुए यात्रियों ने जिस तरीके से किया है, यह हमको विस्फारित कर देता है। चाहे वो राजभवन हो या मंदिर हो या गोपुरम हो। और पूर्व में हमने उनके द्वारा निर्मित जलाशयों का, उनके द्वारा निर्मित अन्य भवनों का जो वर्णन किया है, इससे स्पष्ट है कि विजयनगर एम्पायर स्थापत्य कला के लिए एक विशेष स्थान रखता है। हम्पी का बाजार, इस पर भी पुर्तगाल के यात्रियों ने बड़े विस्तार से लिखा है। और हम्पी के बाजार के बारे में तो और विशेष रूप से लिखा है डोमिंगो पेस और फर्नांडो नूनिस, जिनका जिक्र पूर्व में मैंने किया है। दोनों पुर्तगाल के थे, दोनों ने इस पर बड़े विस्तार से लिखा है। और ऐसा लगता है कि ये लोग काफ़ी घूमे हैं, तभी बारंबार इन्होंने बाजारों की तुलना भी की है, बाजारों की आर्थिक स्थिति पर चर्चा भी की है, और जो लेन देन था, जो विनिमय होता था, इसका जिक्र भी इनके द्वारा अपने विवरणों में किया गया है। पेस बताता है कि गली में कई व्यापारी रहते हैं और उनके पास सभी प्रकार के माणिक, हीरा, पन्ना, मोती, वस्त्र आदि मिलते थे। हर शाम को यहाँ एक मेला भरता है, जहाँ सामान्य घोड़े, टट्टू, नींबू, संतरा, अंगूर, लकड़ी आदि मिलती है। और इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं, ऐसा डोमिंगो पेस का कहना था। फर्नांडो नूनी ने भी यही बात कही है। नूनिस बताता है कि विजयनगर के बाजार में गेहूं, चावल, मकई, जौ, सेम, मूंग, काला चना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही अंगूर, नींबू, संतरे, अनार, आम, कटहल आदि मिलते हैं। बड़ा विस्तृत विवरण इन पुर्तगाल के यात्रियों ने किया है। आगे ये लिखते हैं कि इनके जो दाम थे बड़े कम थे। नूनिस ने आगे भी ये भी कहा है कि बाजार में मांस भी मिलता था। भेड़, बकरी का मांस, सुअर, मृग, तीतर, खरगोश, कबूतर, बटेर वह सभी प्रकार के पक्षी, चूहे, बिल्ली एवं चिड़िया विजयनगर के बाजार में मिलती थी। इन्होंने बताया है कि यहाँ लोग सुंदर कपड़े पहनते थे और आकर्षक आभूषणों से लदे रहते थे। स्त्रियां इतने भारी एवं अधिक आभूषण पहनती थी
कि कई बार तो नुनीज ने ऐसा लिखा है कि मानो अपना वे स्वयं नहीं वजन नहीं उठा पाती थी। तो इस प्रकार नुनीज का और पेस का जो विवरण है यह मात्र विस्तृत ही नहीं है बल्कि रोचक भी है। अभी तक हमने बात की मंदिर, इसके बाद मंदिर, महल, अन्य निर्माण और बाजारों। प्रश्न ये उठता है कि आखिर इनको अंकित कैसे किया गया है, कैसे जाना गया है कि हम्पी में ये क्षेत्र मंदिर थे, ये क्षेत्र बाजार थे, ये क्षेत्र महल थे। यानी इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया गया, ये एक सवाल कौतूहलवश हमारे आपके मन में उठता है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि विजयनगर के बारे में एकत्रित जानकारी, उनका जो संग्रहण हुआ, जितनी भी जानकारी मिली है, मूल रूप से फोटोग्राफ्स, उसके बाद नक्शे, अन्य संरचनाएं और उपलब्ध मूर्तियां, यहाँ से हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है और इनसे मिलने वाली जानकारियों का विश्लेषण किया गया है। आपको याद होगा पूर्व में हमने बताया था कि जब ये सवाल उठा कि इन्हें कैसे खोजा गया, तो इसका यह उत्तर है कि पूर्व में जिस व्यक्ति के बारे में मैंने जिक्र किया था, मिस्टर मैकेंजी के द्वारा आरंभिक सर्वेक्षण किया गया। वो सर्वेक्षण के आधार पर उसके बाद जो यात्रा वृत्तांत मिले पुर्तगाल के यात्रियों के, उसके बाद कुछ अभिलेख मिले, तो मैकेंजी, उसके बाद यात्रा वृत्तांत, उसके बाद अभिलेख, इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ा गया। इन तीनों में दिए गए या समझे गए बिंदुओं को समावेशित ही नहीं किया गया, तार्किक तरीके से इनमें संबंध जोड़ा गया, संबंध पाया गया और इन संबंधों के आधार पे फिर आगे विश्लेषण और ज़्यादा जारी हुआ। 20वीं सदी में यह स्थान भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक सर्वेक्षण एवं पुस्तकालय विभाग, इन दोनों को इसका एक तरीके से जिम्मा दे दिया गया, या इन्होंने अपने ऊपर यह अहम जिम्मेदारी ली कि इस क्षेत्र के बारे में उपलब्ध जानकारियों के आधार पे और विश्लेषण किया जाए और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की महत्ता को असली में समझा जाए। 1976 में जैसे जैसे समय बीतता गया, मैकेंजी से जो शुरू हुआ था, आते आते 1976 में स्वतंत्र भारत में हम्पी को एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया, एक राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की गई। और जब ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार की श्रेणी में हम्पी के अवशेष आ गए या हम्पी का वो स्थल आ गया, आप समझ सकते हैं कि हम्पी के रखरखाव, हम्पी की ज़्यादा जानकारी और उसके बारे में विस्तृत वर्णन को समझने में कितना महत्वपूर्ण कार्य 1976 के बाद हुआ होगा। 1980 में, इस दशक में तो विभिन्न तरीके के प्रयोग अभिलेखों में हुए। 1980 के दशक में विभिन्न तरीके के प्रयोग हुए अभिलेखों में और व्यापक गहन अध्ययन, विस्तृत सर्वेक्षण और विजयनगर से मिले हुए अन्य जो अवशेष हैं, इनको मिलाकर अध्ययन जारी रहा और वह आज भी जारी है। हमें आज भी विजयनगर के बारे में नई नई जानकारियां नए उत्खनन के साथ मिलती रहती हैं। इस विस्तृत कार्य के सिर्फ एक हिस्से को यदि बारीकी से देखा जाए तो इस प्रकार का मानचित्र बनता है। इसका पहला चरण यह था कि इस पूरे क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया है
और प्रत्येक वर्ग को वर्गमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया है। फिर इन छोटे छोटे वर्गों को और छोटे वर्गों में बांट दिया गया है, लेकिन इतना काफी नहीं था। आगे और भी छोटे वर्ग, उससे भी छोटे वर्ग और अत्यधिक छोटी इकाइयों के रूप में इनको बांटा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे और इनसे हजारों संरचनाओं के अंश, छोटे देवस्थल और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया है। इनका प्रलेखन भी किया गया। इन सब के कारण सड़कों, रास्तों, बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका है। इस प्रकार ये जो कार्य हुए हैं नक्शे आदि के, ये आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हमें सड़कों, रास्तों और बाजारों का भी विवरण मिल जाता है। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई है। एक समय जो बाजार जीवंत थे, उनका बस अब यही कुछ तो बचा हुआ है। यहाँ उन लोगों को याद करना बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने वर्षों यहाँ काम किया और इसके उत्खनन में, जानकारी एकत्रित करने में, उसको एक क्रमबद्ध तरीके से रचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें जॉन एम फिट्ज, जॉर्ज मिशेल और एम.एफ. नागराज राव प्रमुख हैं। इनके अनुसार विजयनगर के स्मारकों के अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, स्तंभ, ब्रैकेट, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जे और उनके अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं हैं और केवल पत्थर की संरचनाएं ही अस्तित्व में हैं, लेकिन यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूरे जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं।